साहब का फोन आया। पूछने लगे दुबई आए हुए हो? हैरान रह गया क्योंकि मैं एक कारोबारी सिलसिले में दुबई ठहरा हुआ था और 3-4 माह से इन साहब से मेरा कोई राब्ता नहीं था। रस्मी गुफ्तगू के बाद कहा कि कल रात मेरे घर खाना खाओ, बातें भी होंगी और पाकिस्तान के मौजूदा हालात के मुतालिक चंद मालूमात पर तवज्जो मबज़ूल कराऊंगा। खैर, अगले दिन तकरीबन शाम के 6 बजे साहब का ड्राइवर मुझे लेने आ गया। वर्दी में मलबूस ड्राइवर मशरकी यूरोप का था और गाड़ी हद दर्जा कीमती थी, यानी रोल्स रॉयस थी। तकरीबन 40-45 मिनट सफ़र के बाद साहब के घर पहुंचा, जो एकड़ों पर मोहित था। पूरे घर में इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी थी और मुझे किसी किस्म का कोई चौकीदार या गनमैन नजर नहीं आया। हिफाजत के लिए पूरे घर में तकरीबन निस्फ दर्जन रोबोट खड़े हुए थे, जिनकी मौजूदगी में परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। किला नुमा घर में दाखिल हुआ तो सफ़ेद फार्म मुलाजिम ने बताया कि साहब स्टडी में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। पूरा घर एक म्यूज़ियम की तरह था, जिसमें कीमती तरीन फानूस बेशकीमत कालीन आवेज़ां थे। स्टडी बेसमेंट में थी और वहां तक पहुंचने के लिए शीशे की लिफ्ट मौजूद थी। खैर, साहब तक पहुंचा तो वो एक किताब पढ़ रहे थे। उन्वान मुझे अनक के बगैर नजर आ रहा था, जो काफ़ी मुख्तलिफ सा था। तीज, हदफ, जहर और इसके बारे में मुकम्मल मालूमात पर मबनी किताब थी। खैर, मैंने इस पर तवज्जो दिए बगैर साहब से गुफ्तगू शुरू कर दी। पूछने लगे कि मुल्क के क्या हालात हैं। मालूम था पाकिस्तान के मुतल्लिक ज़रूर गुफ्तगू होगी। आप बताइए, आपकी मालूमात मुझसे ज़्यादा हैं। साहब ने जवाब देने के बजाय एक मुलाजिम को बुलाया और मखसूस इशारे से कुछ लाने का हुक्म दिया। मुलाजिम एक नफीस मर्तबान लाया, जिसमें पीले रंग का छोटा सा साम मौजूद था। साहब ने बड़ी महारत से साम को पकड़कर इसके दोनों दांत सामने बड़े गिलास में यूं गड़े कि इसका जहर कतरों की सूरत में गिलास में मुंतकिल हो गया। गुमान था कि साहब पाकिस्तान के मुतालिक कोई नई बात करेंगे, मगर इनकी ये अजीब हरकत देखकर मैं हैरत ज़दा रह गया। कहने लगे, ये जहर दुनिया का कीमती तरीन जहर है और इसकी बहुत मांग है। ये जमा करके मुंह मांगे दामों पर दुनिया में अहम तरीन लोगों को फरोख्त करता हूँ। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने सवाल दागा। साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने पाकिस्तान के हालात के मुतालिक आपको सब कुछ बता तो दिया है। मुझे कुछ समझ नहीं आई। फिर बोले, सांप का जहर निकाल दिया जाए तो वो बेज़रर हो जाता है। दुनिया में ताकतवर मुल्क और हमारे मखसूस हुक्मरान पाकिस्तान की ताकत को बेशकीमत जहर की तरह फरोख्त कर चुके हैं। सूरत हाल मजीद बिगड़ेगी। फिर एक ज़ोर से कहा लगाया और कहा कि एक हिंदुस्तानी मूवी स्टार इनका बहुत अच्छा दोस्त है। इसकी दौलत $7 बिलियन से ज़्यादा है, जबकि पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड बैंक का महज $7 बिलियन का कर्ज मंजूर हुआ है। अगर एक मुल्क के पास इतनी रकम भी नहीं है और वो कर्ज लेने पर मजबूर है, तो समझ लो कि इसके असासे दरबदर हो चुके हैं। अचानक साहब के मखसूस फ़ोन पर घंटी बजी तो उन्होंने स्पीकर ऑन कर दिया। दूसरी तरफ हमारे मुल्क की एक अहम शख्सियत थी। वो मजीद इख्तियारात और मराद के लिए मदद की तलबगार थी। साहब ने इसे आगाह किया कि आपके कई और साथी भी लाइन में लगे हुए हैं। फैसला चंद दिनों में आपको बताऊंगा। ये गुफ्तगू सुनकर कम अज कम मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि हमारे मुल्क के फैसले कैसे तय होते हैं। मुझ पर इंकशाफ हुआ कि इस फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू रिकॉर्ड नहीं की जा सकती। मुमकिन है अमेरिका और इसराइल वगैरह के पास टेक्नोलॉजी हो। दुबई में कितने अरसे से हैं? कहने लगे, तकरीबन 1 हफ्ता हो चुका है। अब स्विट्ज़रलैंड जाने की तैयारी कर रहा हूँ। मेरे जहन में हद से ज़्यादा तजस्सुस था कि साहब दुबई में बैठकर क्या कर रहे हैं और हमारे मुल्क के मामलात में किस कदर असर रखते हैं। चलो खाना खाते हैं। चंद दोस्तों को भी बुलाया हुआ है। मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि मेरे अलावा कोई और भी खाने पर मदऊ है। डाइनिंग रूम में 2 गैर मुल्की बैठे साहब का इंतज़ार कर रहे थे। तारुफ कराया कि ये स्विट्ज़रलैंड में बैंकों के सरबराह हैं और मेरे साथ इनका कारोबारी ताल्लुक है। खाने का माहौल हद दर्जा संजीदा सा था। पाकिस्तान और चंद दीगर ममालिक के अहम तरीन लोगों की दौलत स्विस बैंकों में ट्रांसफ़र कराने की बात हो रही थी। साहब इन्हें तफसील से बता रहे थे कि ये काम कब और कैसे करना है। मुझे दीगर हुक्मरानों के नामों से तो कोई लगाव नहीं था, मगर पाकिस्तान से दिलचस्पी ज़रूर थी। आदाब महफिल के बरखिलाफ साहब से पूछा कि हमारे मुल्क के वो कौन से अफराद हैं जो अपनी दौलत स्विट्ज़रलैंड बैंकों में मुंतकिल कराना चाहते हैं। साहब ने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ ये कहा कि ये लोग तुम्हारे मुल्क के मालिक हैं। खाने के बाद हम सारे साहब के ड्राइंग रूम में बैठ गए। मैंने एक मुहैयरुल अक़ूल नुक्ता कशीद किया कि मेहमान एक दूसरे से या साहब से कम बात कर रहे थे। हर एक के हाथ में एक कागज़ था, जिस पे चंद जुमले लिखकर एक दूसरे के सामने रख देते हैं।
اس کے بعد وہ کاغذ واپس لے کر اپنی جیب میں ڈال لیتے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے کی نشست میں سوئس بینکوں میں دولت منتقل کرنے کا محفوظ انتظام کر دیا گیا۔ کھانا ختم ہوا تو صاحب نے کہا کہ میں نے اپنے گھر میں چڑیا گھر بنایا ہوا ہے اور وہاں چلتے ہیں۔ خیر مجھے اس چیز کا تو علم تھا کہ صاحب اپنے ہر گھر میں نایاب پرندے اور جانور رکھنے کے شوقین ہیں۔ خیر ہم گھر سے نکل کر وسیع لان کے آخر میں پہنچے تو شیشے کے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے کمرے تھے۔ یہ سانپ گھر تھا جو نایاب اور زہریلے سانپوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ان شیشوں کے کمروں کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا پنجرا تھا جس میں چوہے اور مینڈک بھرے ہوئے تھے۔ صاحب نے نوکر کو اشارہ کیا تو اس نے پنجرے میں سے 10-12 چوہے اور مینڈک نکال کر سانپوں کے شیشے والے کمروں میں پھینک دیے۔ اس کے بعد کا نظارہ حد درجے بھیانک تھا۔ بے سود پڑے رنگ برنگے سانپوں میں یکدم توانائی آ گئی اور وہ چوہوں اور مینڈکوں کو چند لمحوں میں زندہ نکل گئے۔ صاحب بڑے غور سے اس کریہ منظر کو دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر یہ اصل دنیا ہے، طاقتور جانور ہو یا طاقتور انسان، وہ کمزور اور چھوٹے جانور یا انسان کو چیر پھاڑ کر نکل جاتا ہے۔ صاحب کہنے لگے آؤ میں تمہیں کچھ اور بھی دکھاتا ہوں۔ لان کے دوسرے کونے میں 4 زرد رنگ کے اژدہے سو رہے تھے۔ صاحب کہنے لگے میں نے ان اژدہوں کو پنجرے میں نہیں رکھا کیونکہ یہ زہریلے سانپوں سے مختلف ہیں۔ صاحب نے ملازم کو کہا جاؤ ان کی خوراک کا بندوبست کرو۔ ملازم چند چھوٹے چھوٹے میمنے لے کر آیا اور انہیں اژدہوں کے سامنے پھینک دیا۔ مجھے ایسے لگا کہ کسی نے اژدہوں کو کرنٹ لگایا ہے اور وہ یکدم جاگ گئے ہیں۔ جس پھرتی اور شفاقی سے اژدہوں نے بکری کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نگلا وہ بیان نہیں کر سکتا۔ صاحب اس سارے منظر کو حد درجے دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگے کہ بالکل مت گھبراؤ، یہ اژدہے کھانا کھانے کے بعد پالتو جانور بن جاتے ہیں اور سوتے رہتے ہیں۔ ہم دونوں واپس مڑے تو صاحب نے صرف ایک فقرہ کہا ڈاکٹر تمہارا ملک بھی سانپ گھر جیسا ہی تو ہے۔